प्रिया, अंकुश, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑडियो वीडियो ओके है, बच्चा कह रहा है। बच्चा कह रहा है यूट्यूब पर, कि यूट्यूब पर नहीं है क्लास। यूट्यूब पर कहाँ है, एप्लीकेशन पे है भाई, यूट्यूब पे नहीं है क्लास। वो यूट्यूब का इंटरफेस आ रहा होगा। समर्पित। अच्छा, वो किस फॉर्मेट में क्लास चलती है भाई, वो टेक्निकल वालों का मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमारा काम है क्लास चलेगी सर, आपको क्लास लेनी है। एक वो हमें नहीं बताते कि आपको सर क्लास में क्या पढ़ाना है। हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि भाई टेक्निकल टीम को काम कैसे करना है ना। सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र है, तो इसलिए मैं किसी को डायरेक्शन दूं कि जी आप इस पे क्लास चला रहे हो, उसमें मत चलाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ, देखो, अब कल की क्लास में शायद मैंने लास्ट में आपको स्कैटरिंग के एग्जाम्पल लिखवाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। आपकी क्लास में ना यही पढ़ा रहा था ना, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। एक्चुअली में क्या ना, बैच हैं कई सारे, तो कंफ्यूजन हो जाता है किस बैच में क्या चल रहा है। हाँ, आपकी क्लास में मैंने स्कैटरिंग के एग्जाम्पल लिखवा दिए थे, प्रकाश के प्रकीर्णन के। अब हमें समझना है कि स्कैटरिंग है क्या। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है सर आपकी टी शर्ट ये भी बढ़िया है सर। ये लग रहा है बिना मेहनत के सिलेक्शन पाना चाह रहा है, आशीर्वाद से ही है। बच्चा कह रहा है काजल मैम यूट्यूब फॉर्मेट हटवा देती हैं। अच्छा, हट जाता है क्या? चलो, अगर काजल मैम हटवा देती है तो फिर हम बोल देंगे। चलो फिर, अगर ऐसा है तो हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात बताओ ना तुम भाई कि ऐसे है। अगर बाकी टीचर ने हटवा दी तो हम भी बोल देते हैं। कहाँ गया हमारा मोबाइल? इस वाले रूम में नहीं है अभी मेरा मोबाइल, बोल देंगे हम। ठीक है, चलें आगे। हाँ देखो, ये बेटा हमारे पास में, अब कमेंटबाजी बंद करेंगे, अब यहाँ देखेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग की वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। एक है आकाश का नीला रंग, एक है समुद्र का नीला रंग, एक है सुबह शाम को सूर्य का लाल दिखना, और एक है बादल और धुएं का सफेद दिखना। तो इस तरह की बातें मैंने पिछली क्लास में आपके साथ की थी। अब थोड़ा स्कैटरिंग को समझने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा स्कैटरिंग के लिए। यहाँ देखो, ये बेटा मान लो कि धरती माता है ये, और धरती के ऊपर ये क्या है? एटमोस्फेयर है, वातावरण। आप सभी को पता है कि हमारा जो पृथ्वी का वातावरण है, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये गैसों से मिलकर बना है। थोड़े बहुत धूल के कण भी हैं इनमें। अगर भारत में अगर आप रहते हैं तो धूल के कण ज्यादा होंगे। यूरोप में रह रहे हैं तो थोड़ा सा धूल मिट्टी कम मिलने की संभावना है। साफ सफाई है भाई उधर, है कि नहीं? और देखो, ये बेटा धरती के ऊपर का वातावरण है। फिर जो एटमोस्फेयर है, ये मिलकर बना होता है गैसों से। और हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा है, ये दोनों मिलकर 99% हैं। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया, ये यूपीएससी के सीडीएस का क्वेश्चन है। सीडीएस के एग्जाम में एक बात आई, खान सर ने शादी कर ली है, मैम बोल रही थी उनको खान सर की शादी का इन्विटेशन आया। हाँ, मैम का जो है खान सर के साथ है बातचीत, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं मैम के साथ पढ़ाता था। तो खान सर जब बिल्कुल फेमस नहीं हुए थे, बिल्कुल भी पहली बार जब वो ये डिजिटल बोर्ड लेने आए थे वो, तो उन्होंने मैडम के यहाँ पर ही देखा था डिजिटल बोर्ड का कैसे कैसे ना, जब कोई नहीं जानता था उन्हें, तो तब से जानते हैं, बातचीत है उनकी। वो अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन था नहीं वहां पे, वरना मैडम के और मैं साथ में क्लास पढ़ाते हैं बहुत सालों से, तो मेरा उनसे मुलाकात नहीं हुई कभी। तो मैडम से उनकी बातचीत है, तो उन्होंने फिर बताया कि बोर्ड कैसे कैसे ये काम करता है ये। तो फिर वो बोर्ड लेके गए यहाँ से मुखर्जी नगर से, फिर तो आपको पता ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों मिलकर 99% बनाते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि हमारे एटमोस्फेयर में जो गैसें हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके अलावा सबसे ज्यादा कौन सी गैस हमारे वातावरण में है? तो आपको याद रखना है कि 99% तो यही है, जो बाकी 1% बची, उसमें भी सबसे ज्यादा हमारे एटमोस्फेयर में है आर्गन गैस। ठीक है, ये आर्गन गैस याद रख लेना। अच्छा, अब यहां पर ये सन है, सूर्य देवता है। अच्छा, सन से जो लाइट चलती है, सन की लाइट कैसे होती है भाई? व्हाइट लाइट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होता है व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश, व्हाइट लाइट। अच्छा, आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट है, ये 7 रंगों से मिलकर बनी है। वो 7 रंग कौन से होते हैं? विब ग्योर। वो 7 रंग होते हैं विबग्योर। तो व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, ये 7 रंग रहते हैं विबग्योर। ठीक है, तो इसमें जो वायलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ होती है सबसे कम, मिनिमम वेवलेंथ।
न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और सबसे ज्यादा होती है रेड की, मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो बैंगनी कलर की होती है, मैक्सिमम होती है रेड की, ठीक। अब यहां से हम थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये स्कैटरिंग को पढ़ने के लिए हमने माहौल बना लिया है, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये स्कैटरिंग प्रकीर्णन क्या बला है, अब इस बात में हम ध्यान सुनते रहना। हाँ। अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये सन की लाइट चली, सन की लाइट कैसे लाइट है, व्हाइट लाइट है, ठीक। अब ये व्हाइट लाइट 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। वो 7 रंग कौन से हैं, वायलेट से लेकर रेड तक के 7 कलर हैं। अब जब सन की लाइट सूर्य से चल रही है तो सूर्य से प्रकाश जब निकलेगा तो अंतरिक्ष में चलेगा, स्पेस में। अब जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो अंतरिक्ष में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और आपको पता है कि अंतरिक्ष में, स्पेस में तो कुछ नहीं है, वो तो खाली जगह है। खाली जगह यानी कि वैक्यूम, निर्वात। तो सूर्य का प्रकाश जब निर्वात में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये व्हाइट लाइट चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही है। लेकिन जैसे सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, हमारे वातावरण में पहुंचती है, तो सन की लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी तो ये जो गैसों के जो एटम है, ये धूल के जो कण है, इन पर टक्कर मारना शुरू करेगी। अब जैसे लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंची, अब ये गैस जैसे लाइट यहां पे पहुंची तो गैसों के एटम पे टकराएगी, तो टक्कर लगने से विस्फोट पैदा होगा। लाइट आई और गैसों के एटम पे टक्कर मारी, धुड़ुम जैसी टक्कर लगेगी तो होगा क्या, लाइट के अंदर जो 7 रंग है ना, ये टक्कर लगने से 7 रंग फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब लाइट अगले वाले एटम पे जाकर टक्कर मारेगी, फिर एक और विस्फोट हो रहा है, फिर अगले वाले पे टक्कर मारेगी, फिर विस्फोट हो रहा है, फिर अगले वाले पे टक्कर मारेगी। यानी जब लाइट एटमॉस्फेयर से लगातार जा रही है तो लगातार टक्कर लग रही है, लगातार विस्फोट हो रहे हैं। तो जैसे लाइट में जब टक्कर मारते मारते आगे बढ़ेगी तो लाइट के अंदर जो विस्फोट होगा तो उसके अंदर के जो रंग है ना, जो 7 रंग से मिलकर बनी है, तो ये 7 रंग बिखरने शुरू हो जाएंगे। तो लाइट का हमारे वातावरण में आकर गैसों के एटम पे टक्कर मारकर फूट जाना, बिखर जाना, इसके 7 रंगों का इसके अंदर से बिखराव हो जाना, उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग। अब लेकिन यहां पे समस्या ये है कि जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी और वो धूल के कणों पर गैस के एटम पे टक्कर मार मार के आगे बढ़ेगी, लगातार विस्फोट होंगे, लाइट के अंदर के जो 7 रंग वो लगातार बिखरेंगे। तो 7 रंग जो है ना, ये सब के सब बराबर मात्रा में नहीं बिखरते। ऐसा नहीं होगा कि जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो जितना लाल रंग वातावरण में बिखरे उतना ही नीला, उतना ही पीला, ऐसा नहीं होगा। कोई रंग कम बिखरता है, कोई ज्यादा बिखरता है। अब कौन सा रंग कम बिखरेगा, कौन सा रंग ज्यादा बिखरेगा जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी, उसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया, उनका नाम था रेले। तो रेले भाई साहब ने मैं क्या बताया, यहां पे देखना बेटा। रेले जो है ना, एक वैज्ञानिक का नाम है ये, कि तुम सोचो पता नहीं क्या ये अजीब सा शब्द आ गया, रेले। बाहर ऐसे नाम होते हैं विदेशों में, आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि रमेश स्कैटरिंग है ना, रामवीर स्कैटरिंग, राहुल स्कैटरिंग। पूरे भारत में राहुल इतने नाम है और राहुल स्कैटरिंग आप सुनोगे नहीं। तो बाहर विदेशों में से नाम होते हैं अजीब अजीब से, ठीक है। हमारे लिए अजीब है, उनके लिए अजीब नहीं है। तो रेले साहब ने हमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि भैया जो स्कैटरिंग है ना, कि जो बिखराव है, कि लाइट जब एटमॉस्फेयर में आएगी तो जो रंग बिखरेंगे, जो फूट जाएंगे रंग, बिखराव होगा जो रंगों का, जो प्रकीर्णन होगा, उस स्कैटरिंग को आप लिखो ऐसे। और ये जो स्कैटरिंग है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जो ये स्कैटरिंग है इसे लिखो आप ऐसे। और स्कैटरिंग जो है ना, प्रकीर्णन, जो रंग बिखरेंगे, जो फूट के जो रंग बिखर जाएंगे, जो बिखराव होगा, जो स्कैटरिंग होगी, वो वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है, भाई वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, तो वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य, जिस रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो जिस रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उस रंग का बिखराव सबसे कम होगा। तो लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो जिन रंगों की वेवलेंथ ज्यादा है उनकी स्कैटरिंग होगी सबसे कम। तो जो लाल और ऑरेंज कलर है, जो ऊपर के रंग है, इनकी वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा है, तो अगर इनकी वेवलेंथ ज्यादा मात्रा में है तो इनका बिखराव कम से कम होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, इनकी जो रेड कलर है इनकी स्कैटरिंग कम होगी। लाल और ऑरेंज कलर कम बिखरते हैं वातावरण में, लेकिन जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी स्कैटरिंग होगी ज्यादा। बेटा नीला, आसमानी, बैंगनी, ये लगभग नीले से कलर ही है भाई। नीला तो नीला ही, आसमानी भी नीला से होता है, बैंगनी भी। तो जो ब्लू कलर हैं, जो नीले कलर हैं, ये नीचे लिखे हैं, इनकी वेवलेंथ होती है कम, तो इनकी स्कैटरिंग होगी ज्यादा। तो वातावरण में जब लाइट आएगी तो जिन रंगों की वेवलेंथ कम होगी उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ब्लू कलर्स हैं, जो नीले रंग हैं, नीला, आसमानी, बैंगनी, इनका बिखराव होता है ज्यादा। अब सोचो लाइट जब अंतरिक्ष से हमारे एटमॉस्फेयर में आई और गैसों के एटम पे टक्कर मार के विस्फोट हुआ और इसके अंदर का बिखराव वातावरण में बिखर रहा है, आप कहेंगे वातावरण में सबसे ज्यादा बिखर रहे हैं नीले कलर, ब्लू कलर। अब नीला क्यों दिखाई देता है, हम बोलेंगे आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में नीले रंगों का प्रकीर्णन, नीले रंगों की स्कैटरिंग ज्यादा मात्रा में होती है। फिर रेले ने हमें बताया कि जिस रंग की वेवलेंथ कम होगी वो रंग ज्यादा बिखरेंगे और ज्यादा स्कैटर करेंगे वातावरण के अंदर। तो जो रंग ज्यादा मात्रा में बिखरेंगे वो बिखरा प्रकाश से मेरी आंख में पहुंचेगा, उस बिखरे हुए प्रकाश में नीला सबसे ज्यादा है, तो इसलिए मुझे नीला कलर का आकाश दिखाई देगा। आई होप की बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो लाइट का एटमॉस्फेयर में आके 7 रंगों में बिखर जाना, इसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ, हम खतरे के निशान, डेंजर सिग्नल्स लाल रंग के क्यों बनाते हैं, क्या वजह है इसकी?
एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी गैस कितने परसेंट होती है। बिल्कुल ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप ये बात, जब आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया जाएगा कि नाइट्रोजन है 78% के आसपास, ऑक्सीजन है 20-21% के आसपास, तो पढ़ोगे आप वहां पे। यस, आप सभी का आंसर बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, आप गेम को समझ गए हो। आपने बताया कि सर हम खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो लाल रंग की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो लाल रंग की स्कैटरिंग, लाल रंग का बिखराव सबसे कम होगा वातावरण में, यानी कि लाल रंग सबसे कम बिखरेगा। अब मान लो कि मैंने एक लेजर लाइट जलाई, बटन दबाया, इससे लाल रंग की लाइट निकल रही है, मान लो अभी लाल रंग की लाइट जा रही है, जब लाल रंग की लाइट एटमॉस्फेयर में जाएगी ना, तो जो वातावरण में जो गैस के एटम है उन पर टक्कर मार के कम बिखरेगी। अगर लाल रंग कम बिखरेगा, बहुत ही कम बिखरा होगा, कम फूटेगा, तो बहुत दूर तक चला जाएगा ये, यानी बहुत दूर खड़े व्यक्ति को भी लाल रंग दिख जाएगा। तो लाल रंग का बिखराव कम होता है, तो लाल रंग कम बिखरता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम, सबका ठीक आंसर है इसका, तो यहां पर लिखेंगे डेंजर signals are made from red color because danger signals are made from red color because red color scatters least due to high wavelength हिंदी में लिखेंगे खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंगों की तरंग दैर्घ्य उच्च होने से इनका प्रकीर्णन यानी कि बिखराव, इनका प्रकीर्णन कम होता है। तो खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंगों की तरंग दैर्घ्य उच्च होने की वजह से, अधिक होने की वजह से इनका बिखराव कम से कम होगा। ये एटमॉस्फेयर में कम बिखरेंगे, तो कम बिखराव होगा तो बहुत दूर तक चले जाएंगे, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आप एक चीज देखना, अब आप समझिए सर ठीक है, आकाश नीला से दिख रहा है कि जब लाइट एटमॉस्फेयर से गुजरेगी नीले कलर ज्यादा बिखरेंगे। ऐसे समुद्र नीला क्यों दिखता है? भाई पानी के अंदर जो पार्टिकल डिजोल्व घुले होते हैं, जब लाइट पानी यानी कि बिखराव, इनका प्रकीर्णन कम होता है। तो खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंगों की तरंग दैर्घ्य उच्च होने की वजह से, अधिक होने की वजह से इनका बिखराव कम से कम होगा। ये एटमॉस्फेयर में कम बिखरेंगे, तो कम बिखराव होगा तो बहुत दूर तक चले जाएंगे, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आप एक चीज देखना, अब आप समझिए सर ठीक है, आकाश नीला से दिख रहा है कि जब लाइट एटमॉस्फेयर से गुजरेगी नीले कलर ज्यादा बिखरेंगे। ऐसे समुद्र नीला क्यों दिखता है? भाई पानी के अंदर जो पार्टिकल डिजोल्व घुले होते हैं, जब लाइट पानी से गुजरती है तो उन पार्टिकल पर टकरा के नीला कलर ज्यादा बिखरेगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं, तो नीले रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए समुद्र भी नीला दिख रहा है, आकाश भी नीला दिख रहा है। तो नीला दिखना तो समझ में आया, ठीक है, नीला दिखना। ये बच्चा कह रहा है कि सर टी शर्ट फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे? नहीं, कपड़े कभी भी ऑनलाइन नहीं खरीदने चाहिए, कपड़े खरीदने का मजा ही है दुकान पर जाओ, ट्राई करके खरीदो। ये फ्लिपकार्ट तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ और फालतू की चीजें मंगाने के लिए, कपड़े दुकान पे जाने का ही मजा है कि नहीं। अच्छा दूसरी चीज, मैंने कहा कि आकाश नीला समुद्र नीला, आप कहेंगे सर समझ में आ रहा है कि नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं, ज्यादा स्कैटर होते हैं, नीले रंगों का बिखराव ज्यादा होगा, तो नीले रंग आंख में पहुंचेंगे, इसीलिए हमें नीला दिखाई देगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमको दूर जाते हुए दिखाई देता है जब अर्थ पे आती है, क्यों? कह रहा स्टार हमको दूर जाते हुए दिखाई देता है जब तो अर्थ पे आती है। भाई पता नहीं क्या लिखा आपने। अच्छा अब देखो, लेकिन आप कहेंगे सर ये बताओ कि आपने कल ये भी बताया था कि सुबह शाम को सूर्य लाल दिखता है, उसका रीजन भी आपने स्कैटरिंग बताया था। तो आकाश नीला समुद्र नीला, ठीक है कि नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं इसलिए नीले दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिख रहा है? अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है। ठीक है, अच्छा इसे ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। ये बेटा धरती माता है और ये अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, वातावरण, ठीक है। और आप धरती पर यहां पे खड़े हैं, देखो आपको पता बेटा सूरज सुबह को उगेगा कहां पे? ईस्ट में उगेगा, दोपहर को आपके सर के ऊपर होगा और शाम को पश्चिम में छिप जाएगा, वेस्ट में। अगर आप बड़े ध्यान समझ पा रहे हो कि सुबह शाम के समय सूर्य का प्रकाश चला और आपकी आंख तक पहुंचा,
तो सुबह शाम के समय सूर्य का प्रकाश जब बेटा एटमॉस्फेयर में वातावरण में चल रहा है तो बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है, लेकिन दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश एटमॉस्फेयर में बहुत ही छोटी दूरी तय करता है, बहुत ही छोटी सी दूरी। अब सुबह शाम के समय सन की लाइट एटमॉस्फेयर में चल रही है, बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद आपके पास पहुंच पा रही है। तो इतनी लंबी दूरी में तो बहुत सारे विस्फोट होंगे, लगातार लाइट गैस के में टक्कर मार मार के आगे बढ़ रही होगी। तो जिन रंगों की वेवलेंथ कम है वो लगभग सारे बिखर चुके होंगे। तो सुबह शाम के समय लाल रंग ही ज्यादा मात्रा में आपकी आंख तक पहुंच पाता है, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो लाल रंग सबसे कम बिखरेगा। तो सबसे कम बिखराव लाल रंग का हुआ, तो सुबह शाम को जो लाइट हमारी आंख में पहुंचती है उसमें लाल रंग का कंटेंट ज्यादा होता है। बाकी कलर तो होते हैं लेकिन वो उनका बहुत सारा हिस्सा बिखर चुका है, तो इसलिए हमें प्रभावी रंग कौन सा है? लाल। तो सुबह शाम के समय हमें सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सुबह शाम के समय सन की लाइट वातावरण में बहुत लंबी दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करते करते बाकी कलर ज्यादा बिखर चुके होते हैं, लाल रंग सबसे कम बिखरते हैं, इसलिए लाल ज्यादा मात्रा में हमारी आंख में पहुंच पा रहे हैं। लेकिन दोपहर के समय सन की लाइट बहुत ही कम दूरी वातावरण में तय करती है। अब इतनी सी दूरी में तो बहुत ही कम बिखर पाते हैं कलर की लाइट हमारी आंख तक पहुंच गई, लेकिन लगभग सारे कलर ही हमारी आंख तक दोपहर के समय पहुंच जाते हैं, इसलिए दोपहर को सूर्य में व्हाइट रंग का दिखता है। तो दोपहर को सूर्य व्हाइट क्यों दिखता है? सन की लाइट बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है वातावरण में और हमारी आंख तक पहुंच गई। इतनी सी दूरी तय करने में तो ब्लू कलर भी हल्के फुल्के ही बिखरे थे कि लाइट आंख तक पहुंच गई। तो लगभग सारे कलर होते हैं व्हाइट लाइट में दोपहर के समय, इसलिए सूर्य हमें दिखता है व्हाइट। लेकिन सुबह शाम के समय बाकी कलर बहुत ज्यादा बिखर चुके हैं, लंबी दूरी तय करने की वजह से लाल रंग कम बिखरते हैं, तो लाल ज्यादा आंख में पहुंचे, सुबह शाम को सूर्य लाल दिखता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह शाम के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखता है, और आपसे कहा जाए कि उसकी वजह क्या है कि सुबह शाम के समय सन से जो लाइट निकली है, सूर्य से जो प्रकाश निकला है, उसमें कौन सा कलर डोमिनेंट है? हम कहेंगे सर उसमें ज्यादा कलर जो है वो डोमिनेंट कौन सा है? लाल रंग से लाल दिखता है। ये बच्चा कह रहा है कि सर आकाश लाल क्यों नहीं दिखता, नीला ही क्यों दिखता है? भाई तुम मूर्ख हो, तुम सुन तो रहे नहीं हो, कमेंटबाजी में तुम्हारा ध्यान है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो पता चल जाएगा। अरे मैंने क्या बोला कि सुबह शाम के समय बाकी कलर ज्यादा मात्रा में बिखर जाते हैं, केवल लाल बचा। तो सूर्य से जो कलर हमारे यहाँ पहुंचा वो लाल है, बाकी कलर ज्यादा बिखर गए, उनमें ज्यादा कौन बिखरता? नीला बिखरता है, तो आकाश तो नीला दिखेगा ही, आकाश लाल क्यों दिखेगा? मैंने आपसे कहा कि सुबह शाम के समय होता क्या है कि सन से लाइट चली, उस लाइट में जो बाकी कलर हैं वो ज्यादा मात्रा में बिखर चुके हैं वातावरण के अंदर, तो ज्यादा मात्रा में कौन बिखरता? नीले तो ज्यादा बिखरते हैं, तो आकाश तो नीला दिखेगा ही, क्योंकि जो आकाश में रंग जो बिखरे हैं उनमें नीला ज्यादा है, वो बिखराव प्रकाश आंख में पहुंचेगा तो बैकग्राउंड तो नीला दिखेगा। लेकिन सूर्य लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि बाकी कलर सारे ही बिखर चुके हैं, सन से जो लाइट चली उसमें से रेड लाइट ज्यादा हमारी आंख तक पहुंच पा रही है, इसलिए हमें रेड रंग का दिख रहा है। कह रहा जी आकाश लाल क्यों नहीं दिख रहा? सुनना तो है नहीं। ठीक, अब हमारे पास में जो हमने कल लिखा था क्लास में, एक तो ये बन गया हमारे पास कि आकाश नीला क्यों, समुद्र नीला, क्योंकि नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं, तो नीला रंग हमारी बिखराव प्रकाश हमारी आंख को पहुंचेगा, तो इसलिए हमें आकाश से समुद्र नीला दिखेगा। सुबह शाम को सूर्य लाल क्यों दिखता है? क्योंकि सुबह शाम के समय होता क्या है कि बाकी कलर बहुत सारे बिखर चुके हैं, लाल रंग कम बिखरता है, तो लाल रंग ही हमारी आंख तक पहुंचा, इसलिए हमें सूर्य लाल दिख रहा है। इस करने अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप में से मैं किसी एक बच्चे को पकड़कर, अगर मैं आप में से किसी एक बच्चे को पकड़कर स्पेस में अंतरिक्ष में छोड़ के आ जाऊं, जो बच्चा अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा वैसे मुंह उठा के देखेगा, उसे अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा, यानी उसके लिए आकाश का रंग कैसा होगा। अगर कोई एक बच्चा जो है उसे हम पकड़ के स्पेस में अंतरिक्ष में छोड़े हैं, उसके लिए आकाश का रंग कैसा होगा? सवनम, अंकुश, श्रीनाथ, अंकुश पांडे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, प्रियंका का भी सही है, यतन का भी ठीक है, आकाश गुप्ता जी भी सही दे रहे हैं। देखो किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए बेटा आकाश का रंग होता है काला, ब्लैक। आप खुद सोचो, आप अंतरिक्ष में खड़े हैं, यहाँ पे अंतरिक्ष का मतलब है, स्पेस का मतलब है आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से बाहर निकल गए, धरती से काफी हाइट पे चले गए, आप अंतरिक्ष में पहुंच गए, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर हैं। अब होगा यहाँ पे क्या भाई, सन की लाइट आपकी आंख में पहुंचेगी, तो सन की लाइट आपकी आंख में पहुंची, सन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, भाई सूर्य का प्रकाश आपकी आंख में पहुंचा, सूर्य तो आपको दिख गया। लेकिन सन की लाइट आपकी आंख में पहुंचने से पहले कोई रंग तो बिखर ही नहीं पाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे तो एटमॉस्फेयर, वातावरण है ही नहीं। जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो कोई टक्कर ही नहीं लगेगी, सन की लाइट सीधी आंख में पहुंचेगी, सन तो दिखेगा। जब वहां पे एटमॉस्फेयर, वातावरण है ही नहीं तो कोई रंग बिखरेगा ही नहीं, जब कोई रंग बिखरेगा नहीं तो कोई रंग आपकी आंख तक पहुंचेगा भी नहीं। तो जब कुछ भी आपकी आंख तक ना पहुंचे तो आंखें बंद कर लो, जब कुछ आंख पर नहीं पहुंचता है तो इस अंधेरे को हम क्या कह देते हैं? काला। तो किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा होता है? काला, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, वातावरण के अंदर कोई पार्टिकल है ही नहीं। अंतरिक्ष में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वातावरण ही नहीं है, तो सन की लाइट सीधी आंख में पहुंचेगी, आंख में पहुंच गई, कोई रंग बिखरा ही नहीं है। तो हर वो जगह जहां पर आपके सर के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे आपके लिए आकाश का रंग काला ही है। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। पहले ये आता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा होता है? काला।
कई बार वो पूछता है पेपर में, अगर पृथ्वी के ऊपर से एटमॉस्फेयर हटा दें, वातावरण हटा दें, तो अब यहां खड़े व्यक्ति को भी आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। एक पूछता है वो कि एक व्यक्ति चांद के ऊपर खड़ा है, मून के ऊपर खड़ा है, उसके लिए आकाश का रंग कैसा होगा? और आपको पता है कि मून पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर तभी तो जीवन संभव नहीं है, तो मून पर खड़े व्यक्ति के लिए भी आकाश का रंग कैसा होगा? काला होगा। ठीक है। एक कह रहे सन को लाइट कहां से मिलती है? केमिस्ट्री में मैडम आपको पढ़ाएंगे फ्यूजन और फ्यूजन, तो वहां पे बताया जाएगा कि सन के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो फ्यूजन है, संलयन है। ठीक है। चलो अब यहां पर लिखेंगे हम, किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। फॉर एन एस्ट्रोनॉट, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए, किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। फॉर एन एस्ट्रोनॉट द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग होता है काला। तो जो बच्चा आज क्लास में आ गया है उसे बात हमेशा याद रहेगी कि अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। उसे यह भी हमेशा याद रहेगा कि खतरे के निशान लाल रंग के बनाते हैं, लाल रंग की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कम है और लाल रंग कम बिखरता है, कम स्कैटर होता है हमारे वातावरण में। ठीक है। नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं, इसलिए हमें आकाश या समुद्र नीला दिखता है। सारी बात समझ में आ रही होंगी। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप कोई शायद पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है क्लास में, कि जो बैंगनी कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती कितनी है? सबसे कम तो है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम। उसे बात हमेशा याद रहेगी कि अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला होता है। उसे यह भी हमेशा याद रहेगा कि खतरे के निशान लाल रंग के बनाते हैं, लाल रंग की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कम है और लाल रंग कम बिखरता है, कम स्कैटर होता है हमारे वातावरण में। ठीक है। नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं, इसलिए हमें आकाश या समुद्र नीला दिखता है। सारी बात समझ में आ रही होंगी। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप कोई शायद पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है क्लास में, कि जो बैंगनी कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती कितनी है? सबसे कम तो है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम और जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ होती है 7600 एंगस्ट्रॉम। यानी कि वायलेट कलर की वेवलेंथ 3900 है, फिर बढ़ेगी 4000, 4500, 6000, ऐसे करते 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 इसकी हो जाएगी 7600 एंगस्ट्रॉम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो व्हाइट लाइट है इसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, तो इसे लिख लेंगे हम, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य ई परास। बेटा जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है उसकी रेंज क्या है? याद रखेंगे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। या अगर आप नैनोमीटर में पेपर में लिखा जाए तो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। हालांकि जरूरी नहीं कि पेपर में यही ऑप्शन लिखा मिले, 3900 से 7800 लिखा मिल सकता है, 4000 से 8000 भी लिखा मिल सकता है। यानी आपको ध्यान रखना कि पहला वाला जो है वैल्यू वो 3900 के आसपास होनी चाहिए, बाद वाली वैल्यू होनी चाहिए 7600 के आसपास की। तो पहली वैल्यू 4000 के आसपास हो, बाद वाली 7600 के आसपास हो, वो हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है और 1 नैनोमीटर जो है वो 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि इतना आपको पता है। ठीक है। 3900 से 7600 या 3900 से 7800। ठीक। अब हमारे पास में इसे देखना, ऐसे पेपर में आपसे पूछता है कि उसके, ठीक। अब हमारे पास में इसे देखना, ऐसे पेपर में आपसे पूछता है कि भाई इसकी वेवलेंथ है 3900, इसकी है 7600। तो इनमें से पेपर में पूछता है कि हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सुग्राही वेवलेंथ कौन सी है? सेंसिटिव सुग्राही वेवलेंथ का मतलब है कि वो कलर कौन सा है कि जिसे हमारी आंखें देखें उसके प्रति हमारी आंखों में एक तो चुभे भी ना, इरिटेट भी ना करे हमें, और बहुत सुगमता से एकदम अगर बहुत सारे सामान पड़े हुए हों तो उनमें से वो कलर हमारी आंखों की तरफ जल्दी, उसकी तरफ हमारी आंखें जल्दी अट्रैक्ट हों। मान लो कि 20 चीजें हैं तो उस कलर की तरफ को हमारी आंखें जल्दी अट्रैक्ट भी हो, है ना, और हमारी आंखों में चुभता भी ना हो। तो हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव सुग्राही जो वेवलेंथ है वो बेटा है 5500 एंगस्ट्रॉम, जो कि पीले और हरे रीजन में पड़ती है। 5500 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे 3900 इसकी है, 7600 इसकी है, हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो 5550 लिख लेना, 5550 एंगस्ट्रॉम। तो इस वेवलेंथ के लिए, इस तरंग दैर्ध्य के लिए हमारी आंखें सबसे ज्यादा सुग्राही हैं और ये वेवलेंथ पड़ती है पीले और हरे के रीजन में, पीला हरे का जो क्षेत्र है उसमें पड़ती है। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं इसे,
लिखेंगे मोस्ट, लिखेंगे मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ, मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ फॉर ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों के लिए, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे सुग्राही तरंग दैर्घ्य, लिखेंगे 5550 एंगस्ट्रोम। सिंपल याद रखना तो 5500 भी याद रख सकते हो तुम, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में पड़ती है? येलो ग्रीनी से, येलो ग्रीन वाले क्षेत्र में, ठीक है। 5550 एंगस्ट्रोम, ये पीले और हरे के क्षेत्र में रहती है, 5550 एंगस्ट्रोम, ठीक है। अच्छा, अब इस हमने क्या क्या चीज देख ली, एक बार हम दोबारा आते हैं। अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश करेंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन देखो और आता है फिर मैं यहाँ पे, कि जो एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है। मान लो कि मैं पायलट हूं, मेरे साथ जो को पायलट बैठा हुआ है, हमारी जो आपस में बातचीत होगी, या जो हम कंट्रोल रूम से जो बात करेंगे, हाँ जी मैं टेक ऑफ, मैं लैंड करना चाहता हूं, तो क्या रनवे कौन सा खाली है, कितनी हाइट रखूं, ये वो सारी जो बातें होती हैं, जो एयर कंट्रोल रूम होता है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, तो वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग होती है ब्लैक बॉक्स के अंदर, ताकि अगर कभी प्लेन क्रैश हो जाए या उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े तो उस ब्लैक बॉक्स को निकालते हैं। अगर इमरजेंसी लैंडिंग की और प्लेन क्रैश हो गया तो उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाएगा और उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी पूरी कमेटी बैठ कर सुनेगी, फिर वो निष्कर्ष निकालेगी गलती किसकी थी, कोई टेक्निकल एरर था प्लेन में, या कोई जो थी कि कोई मानवीय गलती थी, है ना, कोई ह्यूमन एरर था, तो फिर उसका हिसाब से रिपोर्ट बनती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में जो ब्लैक बॉक्स पाया जाता है वो किस कलर का होता है? एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में जो ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? दिवाकर ने सबसे बढ़िया आंसर दिया हमें, समर्पित का कुछ आया है, दिवाकर कुमार का ठीक है अभी तक, हाँ कू का भी सही है। देखो बेटा, जो एरोप्लेन में इनमें जो पाया जाता है ना, उसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग। आप यहाँ खुद देखो भाई, आपको पता है कि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है, तो लाल के नजदीकी तो है ऑरेंज, तो ऑरेंज की भी वेवलेंथ लाल के नजदीकी है भाई। मान लो इसकी 7600 है तो इसकी भी कुछ 7200-7300 इसकी भी होगी, तो अगर ये कम बिखरता है तो ये भी कम बिखरेगा, यानी कि लाल रंग आपको दूर, ऑरेंज कलर भी आपको दूर से दिख जाएगा। दूसरी चीज की खास बात क्या है, ये पीला और हरे रीजन के नजदीक भी है, तो पीला और हरा हमारी आंखों के लिए बहुत ही सुगराही कलर है, ये उनके नजदीक भी है। यानी जो ऑरेंज कलर की चीज है उसे जनरली ढूंढना, बहुत सारे अगर चीजें पड़ी हुई हो उनमें ऑरेंज कलर को ढूंढना ज्यादा आसान है, वो दूर से भी दिखेगा और हमारी आंखें उसकी तरफ को इजीली अट्रैक्ट भी होंगी। मान लो बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है जहाज का, तो उसमें ऑरेंज कलर की तरफ को हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होगा। मान लो प्लेन क्रैश हो गया खेत में, मिट्टी में, वहां भी ऑरेंज कलर मिट्टी में भी अलग ही दिखेगा। बर्फ में क्रैश हो गया, बर्फ में भी ऑरेंज कलर की चीज अलग ही दिखाई देगी, और कहीं जंगल में हो गया हरे कलर के बीच भी ऑरेंज अलग ही दिखेगा। तो हमने इवन, हमें पता नहीं था, हम छोटे थे बचपन में, हम क्रिकेट खेलते थे, तो हम जहां पे क्रिकेट खेलते थे ना वहां पर क्या था कि आसपास ना ग्राउंड जहां पर खत्म हो रहा था, झाड़ियां वाड़ियां थी, पेड़ वेड़ से थे, तो हमारी बॉल जैसे कई बार जाती थी उसमें, तो होता क्या था कि वो बॉल को ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती थी। अब जो कोस्को की बॉल आती थी वो हरे कलर की आती है, आपको पता है, विक्की वाली ग्रीन कलर की, तो वो जो ग्रीन कलर की बॉल होती थी कई बार उसे ढूंढने में तो हमारा बहुत टाइम खराब होता था। फिर हमने सोचा बच्चों ने आपस में कि भाई हम ग्रीन कलर की बॉल यूज नहीं करेंगे, तो कौन सी यूज करेंगे, तो हम ऐसे दुकान पे गए तो हमने ऐसे लगा कि भैया अलग अलग कलर की बॉल दिखा दो, तो उसने व्हाइट दिखाई, ये दिखाई, वो दिखाया, तो ऑरेंज की देखी ना यार, ऑरेंज सही रहेगा, ये अलग सही दिखेगा, तो हम ऑरेंज कलर की बॉल से हम बहुत दिन तक खेले। तो ऑरेंज कलर की जो बॉल है वो हमें इजीली मिल जाती थी, मतलब जहां पे हमारी बॉल जाती थी ना, तो यानी कि हमें ऐसा कोई पता नहीं था कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि भाई ऑरेंज कलर की वेवलेंथ भी ज्यादा है तो ये कम बिखरेगा, दूर से दिखेगा, ये पीले हरे के नजदीक है तो उसकी प्रति भी हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव सुखराई होंगी, तो ये जल्दी अट्रैक्ट होंगी बहुत सारी हरी चीजों के बीच में, ऑरेंज की तरफ को अलग ही आकर्षित होगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे हम जो ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है वो लिख लेंगे, कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स, कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स होता है ऑरेंज कलर का, नारंगी। तो ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है वो ऑरेंज नारंगी रहता है, ठीक है। क्रिकेटर व्हाइट बॉल क्यों लेते हैं? क्योंकि डे नाइट मैच में ना लाइट के अंदर आप जैसे ऑरेंज कलर लोगे तो बिल्कुल ही ऑरेंज लिया तो
उसमें भी दिक्कत आ सकती है, रेड लोगो उसमें भी आएगी, हरे में भी, सफेद में भी। तो फिर वो पिंक टेस्ट में आपने देखा होगा कि वो जो पिंक बॉल टेस्ट होता है, पिंक कलर की बॉल रहती है। जब हम डे नाइट मैच खेलते हैं, जैसे सब खिलाड़ी कलरफुल माहौल है, तो व्हाइट जो है ना, व्हाइट भी अच्छी दिखाई देती है बॉल, व्हाइट कलर का भी यूज कर सकते हो। हालांकि उनकी जो बॉल है कोई घास वास में नहीं आ रही, पीछे कहीं खेतों में चली गई, उसे ढूंढने में दिक्कत आएगी। वो है कि जब जब आप खेल रहे हैं उसमें व्हाइट बॉल आपको बढ़िया दिखेगी, व्हाइट बॉल भी बढ़िया दिखती है, व्हाइट का भी यूज कर सकते हैं आप, व्हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट भी बढ़िया है, व्हाइट भी बेस्ट है। दिन में जैसे सब व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, अब आपने सबने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, अब मान लो कि जो बॉलर बॉल फेंक रहा है और उसके हाथ में व्हाइट ही बॉल होगी, तो व्हाइट व्हाइट ये ज्यादा देखने में दिक्कत आएगी। ऐसा आपने मान लो कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं और आपके पास कलर्ड ही बॉल है तो भी दिक्कत आएगी। तो आप ड्रेस आपकी कैसी है, कलर है, तो व्हाइट होगा तो थोड़ा सा अलग दिखेगा बैट्समैन को। इसलिए आप देखना, जैसे हम अभी पीछे ना खेलने जाते थे, ये जो अपने है ना, जैसे बहुत सारे स्टेडियम बने हुए दिल्ली में, तो स्टेडियम बुक कर लिया सर ने, और फिर हम खेलने जाते थे कई बार। तो होता क्या था कि जैसे मान लो किसी दिन हम खेलने गए और हमने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के चले गए और मैच हो रहा है व्हाइट बॉल से ही, तो टीम सामने वाली मना कर देती थी, भाई नहीं ये कलर्ड टी शर्ट पहनो, तो किसी और की टी शर्ट या कुछ भी ऐसे पहन के फिर वो बॉलर बॉल डालता था, फिर वापस चेंज कर लेते थे। तो कलर कपड़ों में कलर बॉल दिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा हाथ में बॉलर के। तो कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई एक नहीं। अच्छा, अब हमारे पास में एक चीज और ध्यान रखना, जो मैं आपको कहानी बहुत देर से सुना रहा हूं कि वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, जो मैं रेले ने बताया ये बात हमेशा वैलिड नहीं है, इसे ध्यान समझना, ये बात हमेशा वैलिड नहीं है। रेले स्कैटरिंग की वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग कम, ये बात केवल तभी वैलिड है अगर लाइट ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कणों के बीच से गुजरे कि जिनका साइज बहुत ही छोटा हो, तभी ऐसा वैलिड है। तो जब सन की लाइट हमारे वातावरण में जाती है, वो तो गैसों के एटम पे टकराती है, और गैसों के एटम का साइज तो बहुत ही छोटा होता है, 1 2 3 4 एंगस्ट्रोम का। तो अगर पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही छोटा हो लाइट की वेवलेंथ के सामने, भाई लाइट की वेवलेंथ है 3900 से 7600 एंगस्ट्रोम, और लाइट टक्कर मार रही है किन पार्टिकल पे, जिनकी वेवलेंथ 2 4 एंगस्ट्रोम की है, तो लाइट अगर ऐसे पार्टिकल पर टक्कर मारे जिनका साइज बहुत ही छोटा है प्रकाश के वेवलेंथ तरंग धैर्य के सामने, तभी रेले स्कैटरिंग काम करेगी, तभी नीला रंग ज्यादा बिखरेगा, लाल कम बिखरेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि नीला ज्यादा बिखरे, लाल कम बिखरे, ये केवल तभी वैलिड है अगर लाइट छोटे पार्टिकल के बीच से गुजर रही हो। तो आप एक काम करेंगे, इसमें इसकी कंडीशन लिखेंगे रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग इज वैलिड, इज वैलिड ओनली when when size of particles, when size of particles are too small to 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 wavelength of light, हिंदी में लिखेंगे, और टू स्मॉल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, हिंदी में लिखेंगे रेले प्रकीर्णन केवल, रेले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है रेले प्रकीर्णन केवल तभी वैध है जब जब कणों का आकार, जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो। याद रखना, रेले स्कैटरिंग के पार्टिकल बहुत ही स्मॉल साइज की होनी चाहिए, स्मॉल का मतलब है उनका साइज प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा एक बात और देखना, अब आप कहेंगे सर ये बादल सफेद क्यों दिखते हैं, देखो बेटा बादल सफेद पता क्यों दिखते हैं कि बादलों के टाइम पर रेले स्कैटरिंग काम ही नहीं करेगी। भाई जो बादल होते हैं काफी हाइट में होते हैं, इनके अंदर जो बर्फ के क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे से, भाई काफी ऊपर होते हैं बादल, तो पानी जो है वो जम के छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में रहता है। अब बादलों के अंदर पार्टिकल बड़े बड़े साइज के, अगर लाइट बड़े बड़े पार्टिकल के बीच से गुजरे, जैसे कि बादलों के अंदर बर्फ के क्रिस्टल हैं, जब लाइट उनसे गुजरेगी तो रेले स्कैटरिंग काम नहीं करेगी। तो जब लाइट बड़े पार्टिकल के बीच से गुजरती है तो फिर काम करती है मी स्कैटरिंग, मी प्रकीर्णन। तो मी साहब ने हमें क्या बताया, अब मी की बात सुनेंगे, ये मी भी एक वैज्ञानिक का नाम है, जर्मन साइंटिस्ट है, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, MIE, मी स्कैटरिंग। मी प्रकीर्णन, मी स्कैटरिंग, मी प्रकीर्णन।
देखो बेटा, मी ने क्या बताया कि अगर लाइट बड़े पार्टिकल के बीच से गुजरे तो फिर सारे कलर बराबर ही बिखरते हैं। फिर ये नाटक नहीं चलेगा कि लाल रंग कम बिखरेगा, नीला ज्यादा बिखरेगा, फिर सारे कलर बराबर बिखरेंगे। अब लाइट मान लो कि बादलों से गुजरी, अब बादलों से गुजरते समय जब विस्फोट हुआ, बर्फ के क्रिस्टल पर टक्कर मार मार के लाइट आगे बढ़ रही है, तो सारे कलर बराबर बिखर रहे हैं। अगर सारे के सारे कलर बराबर ही बिखरेंगे तो जब हमारी आंख में कलर पहुंचेंगे तो सारे कलर का कॉम्बिनेशन तो व्हाइट होता है। तो बादल हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब बादलों से लाइट गुजरती है तो सारे कलरों का बिखराव समान रूप से हो रहा होता है। जब सारे ही बराबर हैं तो सारे कलर मिलेंगे तो व्हाइट बना लेंगे। ऐसे जो धुआं होता है, धुएं के अंदर होता है राख के कण, एस पार्टिकल। तो जो राख होती है उसके पार्टिकल भी बड़े बड़े हैं, तो जब लाइट राख के कणों के बीच से गुजरेगी तो सारे कलर बराबर बिखरेंगे, तो सारे मिलकर व्हाइट बना लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मी स्कैटरिंग, according to me scattering, all colors scatter equally, all colors scatter equally if size of particles अभी हमने गलत लिख दिया अभी। रिले स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स एज आएगा, कि ये ना ये जो ना पार्टिकल्स नहीं ना साइज के लिए आ रहा है, ऑफ से पहले साइज लिखा है, एज लगा लेंगे। इफ साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, और रिले में लिखेंगे यहाँ पे, मी में लिखेंगे, इसके साथ ही लिख देता हूँ मी को भी मैं। व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू बिग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, हिंदी में लिखेंगे मी प्रकीर्णन केवल तभी वैध है, मी प्रकीर्णन के अनुसार, मी प्रकीर्णन के अनुसार सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होता है यदि कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अत्यंत बड़ा हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि रेले साहब ने कहा कि जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, मी कह रहा है कि सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होगा। तो आपको क्या लगता है किसकी बात ठीक है? रेले की बात सही है कि मी की बात सही है? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रेले कह रहा है कि भैया सभी रंगों का, रेले साहब ने कहा कि जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, मी कह रहा है कि सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होगा, तो आपको क्या लगता है किसकी बात ठीक है? रेले की बात सही है कि मी की बात सही है? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रेले कह रहा है कि भैया सभी रंगों का, मी कह रहा है सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होगा, रेले कह रहा है कि नीले रंग ज्यादा बिखरेंगे, लाल कम, तो किसकी बात आप ठीक बताओगे? किसकी बात ठीक लग रही है आपको? रेनबो इसका एग्जांपल नहीं है, रेनबो में डिस्पर्जन पढ़ेंगे हम। रेनबो नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको ना, रेनबो उसके बाद पढ़ाएंगे। रेनबो में डोमिनेंट जो फैक्टर है वो डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। समर्पित कह रहे हैं कि दोनों की बात सही है, हेमंत भी कह रहे हैं देखो दोनों की बात सही है। श्रीनाथ प्रभाकर, दोनों सही है, तुम क्या पढ़ रहे हो? आप कहोगे सर रेले सही है कब? अगर लाइट ऐसे पार्टिकल के बीच से गुजरे जिनका साइज छोटा हो तो रेले की बात सही रहेगी। जब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के बीच से गुजरती है जिनकी साइज बहुत ही छोटा है वेवलेंथ के सामने, तो रेले की बात सही होगी। जब लाइट बड़े पार्टिकल के बीच से गुजरेगी तो मी की बात सही होगी। दोनों ही सही है भाई। मी ने बता नहीं दिया कि बादल सफेद क्यों है, और रेले ने बता दिया कि आकाश नीला क्यों है, तो दोनों सही है अपनी जगह। तुक्केबाजी नहीं करनी है क्लास में ये रेले सही है, ये सही है, दोनों सही है एकदम बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, अब पेपर में नॉर्मली जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, तो स्कैटरिंग में इससे बाहर के चांस बहुत ही कम है पूछने के आपके लेवल पे, कि आपसे वो यही पूछ सकता है कि भाई साहब ये बताओ कि आकाश नीला क्यों है, समुद्र नीला क्यों है, बादल सफेद क्यों, सूर्य लाल क्यों है, आप टिक लगा देंगे स्कैटरिंग। जैसे उसने एक बार एसएससी सीजीएल के पेपर में क्या किया था, ये बच्चे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वाले बहुत ध्यान सुनना, उसने पूछा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और हर ऑप्शन में स्कैटरिंग लिख दिया। एक में लिख दिया रेले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, आइंस्टीन, न्यूटन स्कैटरिंग। तो आपको ध्यान रखना कि आकाश नीला दिख रहा है, बात हमें रेले ने समझाई, रेले स्कैटरिंग टिक लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे से पूछेगा कि ये बताओ बादल सफेद क्यों दिखता है, तो फिर मी स्कैटरिंग पर टिक लगाएंगे। अच्छा, यहां तक का तो सही है। एक थोड़ा सा आपको चीज ध्यान रखना, एक भारत के साइंटिस्ट हुए सीवी रमन, उन्होंने भी स्कैटरिंग के क्षेत्र में कुछ योगदान है उनका भी,
तो सीवी रमन साहब जो है, अभी मैं हल्का सा बताऊंगा इनके बारे में। तो सीवी रमन साहब को जो नोबेल प्राइज मिला है, एक तो याद रखना कि नोबेल प्राइज विनर है ये नोबेल प्राइज मिला 1930 में। इसके लिए फॉर रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग के लिए। तो हिंदी में लिख लेंगे, सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया है। ठीक है, 1930 में। रमन प्रभाव के बारे में इन्होंने 1928 में बताया था, और 1930 में रमन स्कैटरिंग के लिए। नीला क्यों दिखाई देता है, और हर ऑप्शन में स्कैटरिंग लिख दिया। एक में लिख दिया रेले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, आइंस्टीन, न्यूटन स्कैटरिंग। तो आपको ध्यान रखना कि आकाश में दिख रहा है, बात हमें रेले ने समझाई, रेले स्कैटरिंग को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे से पूछेगा कि ये बताओ बादल सफेद क्यों दिखता है, तो फिर मी स्कैटरिंग पर टिक लगाएंगे। अच्छा, यहां तक का तो सही है। एक थोड़ा सा आपको चीज ध्यान रखना, एक भारत के साइंटिस्ट में सीवी रमन, उन्होंने भी स्कैटरिंग के क्षेत्र में कुछ योगदान है उनका भी। तो सीवी रमन साहब जो है, अभी मैं हल्का सा बताऊंगा इनके बारे में। तो सीवी रमन साहब को जो नोबेल प्राइज मिला है, एक तो याद रखना कि नोबेल प्राइज विनर है ये नोबेल प्राइज मिला 1930 में। इसके लिए फॉर रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग के लिए। तो हिंदी में लिख लेंगे, सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया है। ठीक है, 1930 में। रमन प्रभाव के बारे में इन्होंने 1928 में बताया था, और 1930 में नोबेल प्राइज मिल गया 1-1.5 साल बाद ही। देखो इन्होंने क्या बताया, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं, इसलिए मैं उसे ऐसे बता दे रहा हूं मौखिक रूप से आपके ज्ञान के लिए। मुझे सुनना, एक चीज बताओ, इस बार ये लाइट जा रही है, मान लो कि मैं केवल एक रंग का प्रकाश हूं, लाल रंग का। तो लाल रंग की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी तो पार्टिकल पर टक्कर मार मार के आगे बढ़ेगी, तो लाल रंग बहुत ही कम बिखरते हैं, पर बिखरेंगे तो हल्के फुल्के बिखरेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जब एटमॉस्फेयर में लाल रंग जाएगा, तो जब जो बिखरा हुआ प्रकाश होगा वो किस रंग का होगा? आप कहेंगे सर वो भी तो लाल ही होगा। मैं मान लो कि लाइट छोड़ दूं नीले कलर की, तो नीले रंग की लाइट जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो केवल नीला कलर है, अभी नीला कलर की लाइट जा रही है, ये टक्कर मार मार के आगे बढ़ रही है, तो जो बिखराव होगा वो नीले कलर का ही होगा। तो हम पहले मान के चलते थे कि जो रंग की लाइट जा रही है, बिखराव जो होगा, जो स्कैटर लाइट होगी, वो भी उसी कलर की होगी। जैसे बेटा लाइट जो है, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि लाइट जब चलती है ना, आप ये मान सकते हैं कि लाइट जो है वो फोटोन नामक पार्टिकल से मिलकर बनी है। जब लाइट चल रही है तो आप ये मान के चलो कि फोटोन चल रहे हैं। फोटोन फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट होते हैं। जब मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, कि मेरे ऊपर एनर्जी के पैकेट गिर रहे हैं, फोटोन टकरा रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा, हम ये मान के चलते थे कि अगर लाल रंग की लाइट एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो जो प्रकाश बिखरेगा, तो बिखरा प्रकाश होगा, जो बिखरा प्रकाश के जो फोटोन होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि लाइट की थी। जो इंसिडेंट लाइट है, जो प्रकाश आपने छोड़ा, जो उसकी फ्रीक्वेंसी, वही बिखरे फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर ये लाल है तो ये भी लाल ही होगा, ये नीला है तो ये भी नीला होगा। लेकिन सीवी रमन ने कहा ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेच है। उन्होंने पूरे अपना एक्सपेरिमेंट करके बताया कि 10 मिलियन में से, 10 मिलियन समझ रहे हो, 1 मिलियन होता है 10 लाख। उन्होंने कहा कि 10 मिलियन में से, ऑन एन एवरेज 10 मिलियन में से एक फोटोन ऐसा होता है कि मान लो कि आपने लाल रंग का प्रकाश छोड़ा और जो प्रकाश बिखरा, उस बिखरे प्रकाश के 10 मिलियन फोटोन में से एक फोटोन ऐसा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, यानी इसका कलर अलग होता है। तो उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। कितने डीप स्टडी की होगी उन्होंने पता लगाया कि 10 मिलियन में से एक फोटोन ऐसा आ रहा है कि ऑन एन एवरेज एक फोटोन ऐसा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं है कि जिस रंग का प्रकाश छोड़ा वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है उसकी। जो बिखरा प्रकाश है, बिखरे प्रकाश में भी सबकी फ्रीक्वेंसी वही होती है, लेकिन 10 मिलियन में से एक ऐसा होता है इसकी अलग होती है। तो उसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है, तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला 1930 में। आपको याद रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज हमारा स्कैटरिंग हो गया खत्म। हालांकि स्कैटरिंग में हमने काफी टाइम ले लिया, लग रहा है मैं ज्यादा भावुक हो गया हूं इसमें। इतना भावुक होने की आवश्यकता थी नहीं, वैसे थोड़ा और जल्दी से हम कर सकते थे, 40 मिनट के आसपास, ताकि हम रेनबो भी, इंद्रधनुष भी आज की क्लास में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डेली क्लास हो रही है तो कोई नहीं, थोड़ा भावुक हो सकते हैं। अब हम अगली क्लास में, 2 क्लास के अंदर ये लाइट हम खत्म कर देंगे, है ना, लाइट खत्म कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे लेंस एंड मिरर, कनकेव, कॉन्वेक्स वगैरह ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपको मैंने बताया है वो सब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।